प्लीज सुन लो। देखो, अगर आप ध्यान से क्लास में सुनोगे, आपको घर पे सेल्फ स्टडी करनी नहीं पड़ेगी। हिमानिश प्लीज। रिद्धव सुन ले, तू पूछ रहा है दोबारा बता दो। जो आपको क्वेश्चन नंबर 3 गिवन था, उसमें ना एक रिएक्शन दे रखी थी, रेट लॉ भी नहीं गिवन था, और बोल रहे थे कि अगर हम वेसल के वॉल्यूम को 1/3 कर दे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैं यही बोल रही थी कि आइडियली ये तो क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है रिद्धव, क्योंकि रेट लॉ नहीं गिवन। क्या नहीं गिवन? तो मैंने बोला कि अगर रेट लॉ ना गिवन हो बट पूछा ही रेट के बारे में, तो रेट लॉ तो लिखना पड़ेगा। खुद तो हम लिख नहीं सकते, बट ऑप्शन ही नहीं है। तो आप एक काम करो, आप ये अज्यूम कर लो कि एनओ की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है और O2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, 1। जबकि हम ये बोल चुके हैं कि रेट लॉ एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है। बट अगर कोई ऐसी सी सिचुएशन आ जाए जिसमें नहीं गिवन रेट लॉ, बट हमें रेट के बारे में बताना है, तो हमें रेट लॉ खुद अज्यूम करना ही पड़ेगा। अज्यूम करने के बाद हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि क्वेश्चन कह रहा है कि कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहे हैं, डायरेक्टली नहीं दे रहा, क्वेश्चन को ट्रिकी बना रहे हैं कि वेसल के वॉल्यूम को 1/3 कर रहे हैं। अब ये आपकी समझ होनी चाहिए कि कंसंट्रेशन का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। जब आप ये बॉक्स बनाते हो, इस बॉक्स का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन, मोल पर लीटर। दैट मीन्स कंसंट्रेशन वॉल्यूम के क्या होती है, इनवर्सली। तो अगर आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है कि वॉल्यूम वेसल का क्या हो रहा है, 1/3, तो इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन 3 गुना हो रही है। कंसंट्रेशन क्या हो रही है? तो मैंने NO के साथ भी 3 लगा दिया और O2 के साथ भी क्या लगा दिया, 3। बट बाय चांस NO के आगे 3 लगाने पे 3 का स्क्वायर होगा, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। और ये 3 9 3 जा 27। तो पीछे वाला पुराना रेट है, तो नया रेट पुराने रेट का क्या हो जाएगा, 27 टाइम्स। सो दिस वाज अ क्वेश्चन कि वॉल्यूम के वेसल को 1/3 करने पे रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आपका आंसर आएगा द न्यू रेट विल बी 27 टाइम्स। युवराज, पता लग रहा है कि 27 क्यों हो रहा है? क्वेश्चन में तो 1/3 हो रहा है, बट हम 3 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो वॉल्यूम है और ये कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन वॉल्यूम के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो, अब देखो, मैं रोज रोज चेक नहीं करूंगी। मैंने 3 क्वेश्चन दिए थे, अब अज्यूम करी कि तुमने करे हैं। अगर नहीं करे तो प्लीज कर लेना। एंड कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने टेस्ट रख रखा है, कल देना है कि मंडे देना है? तो डाउट सेशन, अभी डाउट है, अभी डाउट है, डाउट फिर किस सिर्फ सिमर के हैं तो मैं उसके एंड में ले लूंगी। और किसी के डाउट्स हैं? नहीं है डाउट्स? कल चाहते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की क्लास रखूं, डाउट्स लूं, कि सीधा परसों टेस्ट ले लूं? कल मैं पूछ लूंगी कि किन किनों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डाउट्स लेने आना है। नहीं तो फिर आप सबका टेस्ट कब है? अब मंडे। कल छुट्टी होगी, जिसके डाउट्स होंगे वही आ जाना। अब ट्यूसडे कैसे हो गया, कल था टेस्ट, बट वी आर कीपिंग इट ऑन मंडे। मयंक, वेरी बैड। कौन बोल रहा है? जाने तब बाहर जाओ। चलो अब चुप रहना, आज का टॉपिक थोड़ा सा ट्रिकी है। रिद्धव, अब मेरे को कोई बोलता हुआ ना दिखे। हिमानिश, परम, आज का टॉपिक थोड़ा ट्रिकी है। आई वॉन्ट एवरीवन टू लुक एट द बोर्ड। देखो, मैं ना आपको एक रिएक्शन देती हूँ। 2NO plus H2, 2H2 gives N2 plus 2H2O। ये एक रिएक्शन है। अब साइंटिस्ट ने जब देखा कि इसके रिएक्शन की जो रेट है ना, वो NO की 2 पावर पे डिपेंड कर रही है, पर H2 के 1 पावर पे डिपेंड कर रही है। एक्सपेरिमेंटली उन्होंने देखा, और जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको बोला है कि जो रेट लो आपको गिवन होता है वही सच होता है। आप उसी को देख के ऑर्डर निकाल लेते हो, 2 + 1 3। बट क्या कभी आपने सोचा कि मैम जब यहाँ पर H2 2 थे, 2 रिएक्टेंट थे, तो स्पीड H2 की 2 पावर पे डिपेंड ना करके उसकी 1 पावर पे क्यों डिपेंड करी? मैंने आपको बोला कि ये चीजें एक्सपेरिमेंटल होती हैं। एक्सपेरिमेंट करके देखा जाता है कि ओके, वो H2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, H2 को डबल करने पे वो डबल ही हो रहा है, मतलब उसकी 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। एवरीथिंग इज फाइन। मैं कह रही हूँ सब सच है। ये जो आपको रेट लॉ गिवन है वो साइंटिस्ट ने दिया है, वो एक्सपेरिमेंट करके दिया है। बट लॉजिकली अगर आपको मैं किसका लॉजिक बताऊं, कोई अभी भी बात कर रहा है।
अगर अभी मैं इसका लॉजिक बताऊं तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि होता क्या है, व्हाई द रेट लॉ कम्स आउट टू बी डिफरेंट, व्हाई द पावर्स ऑफ रिएक्टेंट आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टोइकियोमेट्री गिवन इन द रिएक्शन। असल में होता क्या है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में होती ही नहीं है। अगर ये रिएक्शन सच में एक स्टेप में हुई होती ना, तो इसका रेट लॉ NO की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, H2 की भी 2 पावर पे ही डिपेंड करता। असल में होता क्या है कि कई बार कोई रिएक्शन नंबर ऑफ स्टेप्स में होती है, एक रिएक्शन एक स्टेप में ना होके 2 स्टेप में होती है, और जो रिएक्शन की स्पीड होती है ना वो स्लो स्टेप में डिपेंड करती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आपकी 4 बंदों की टीम है, आप किसी कंपटीशन में पार्ट कर रहे हो और आप चारों बच्चों ने कुछ 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 बनाकर एक प्रोडक्ट बनाना है। 3 बच्चे फटाफट बना लेंगे, आप स्लो बंदे के पीछे पड़ रहे होगे, तू जल्दी कर, तू जल्दी कर, तू जल्दी कर। अगर स्लो बंदे ने 2 घंटे लगाने हैं तो आपका प्रोजेक्ट या आपका प्रोडक्ट 2 घंटे से पहले नहीं बन सकता। यानी कि आपकी जो टीम की स्पीड है वो फास्ट बंदों पे नहीं डिपेंड करती, वो तो अपना काम करके बैठ जाएंगे। आपकी स्पीड की टीम स्लो बंदे पे डिपेंड करती है। दैट मीन्स जब ये रिएक्शन हुई होगी, सारे देखो, एवरीबडी लुक, जब ये रिएक्शन हुई होगी तो इसके स्लो स्टेप में गुरकीरत NO तो 2 रहे होंगे, H2 एक ही रहा होगा, तभी रेट लॉ में H2 की पावर 1 आई। ये बात कितने बच्चों को समझ आती है कि अगर मैं एक प्रिडिक्ट करूं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में हो रही है, पहले तो ये बात मुझे कैसे पता लग रही है कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रही, क्योंकि अगर ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई होती तो अगर यहाँ पर H2 2 है तो रेट में भी H2 की पावर 2 आती। अगर वो रिएक्शन सच में एक स्टेप में हुई होती तो अगर उसमें रिएक्टेंट में H2 2 है तो उसकी स्पीड भी युवराज H2 की कितनी पावर पे डिपेंड करती, 2, पर डिपेंड कितने पे कर रही है, 1। यानी कि कहीं ना कहीं इसके स्लो स्टेप में एक ही H2 इन्वॉल्व हुआ होगा। अगर 2 H2 इन्वॉल्व हुए होते तो उसमें पक्का रेट लॉ में H2 भी 2 आए होते। अब देखो मैं यहाँ से प्रोडक्ट बनाती हूँ, N2 प्रोडक्ट निकल जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट वाटर निकलना चाहिए, पर H2 और O2 मिलाकर H2O2 निकल रहा है। अब H2O2 तो प्रोडक्ट है ही नहीं, तो अब तुमने क्या करना है, जो दूसरा स्टेप लिखना है उसमें H2O2 ले लो, यानी कि वो प्रोडक्ट ले लो जो सच में प्रोडक्ट है ही नहीं, और जो एक रिएक्टेंट बच गया था वो ले लो, और इन दोनों को मिला के वो प्रोडक्ट बना लो जो बनना चाहिए। अब दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2NO प्लस 2H2 गिव्स N2 प्लस 2H2O करके यही रिएक्शन बन जाएगी। बातें मत करो। अब आधे बच्चे तो गिव अप कर देंगे, मैम हम तो ये मैकेनिज्म लिख नहीं सकते। तुमने लिखना भी नहीं है, ये मैकेनिज्म आपको गिवन ही होगा। अब बस ट्राई टू अंडरस्टैंड करो कि मैं कर क्या रही हूँ। आपको जब भी क्वेश्चंस आएंगे आपको स्लो स्टेप गिवन होगा, आपको फास्ट स्टेप गिवन होगा, और आपको इन दोनों को देख के रेट लिखना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी है कि अगर आपको 2 स्टेप्स गिवन है तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, स्लो स्टेप पे कि फास्ट स्टेप पे। स्लो स्टेप में इस वक्त आपको कौन सा रिएक्टेंट दिख रहा है, NO। कितने दिख रहे हैं, तो आपने NO की पावर में क्या डाल देना है, 2। H2 कितने दिख रहे हैं, 1, तो आपने H2 की पावर में क्या डाल देना है, 1। स्लो स्टेप में हाथी घोड़ा दिख रहा होगा ना अगर बाय चांस, तो यहाँ पे हाथी घोड़ा भी आ जाएगा। कहने का मतलब है आपने स्लो स्टेप के रिएक्टेंट देखने हैं, स्लो स्टेप में जो आपको दिख रहा है वो आपके रेट लॉ में आना ही चाहिए। सो व्हाट इज द टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मींस कभी कभार एक रिएक्शन एक स्टेप में ना होकर मल्टीपल स्टेप्स में होती है, क्योंकि अगर वो एक स्टेप में हो रही होती तो उसके रेट लॉ में वो हर एक रिएक्टेंट आता जो रिएक्शन में है। पर जब हम देखते हैं कि जब हम रिएक्शन का रेट लॉ लिखने की कोशिश करते हैं तो कभी कभार उसमें वो रिएक्टेंट नहीं आ रहे होते जो रिएक्शन में होते हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि असल में रिएक्शन का रेट पूरी रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, फास्ट स्टेप पे भी नहीं डिपेंड करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप। जस्ट लाइक जब मैं आपको एग्जांपल दे रही कि अगर आपकी 4 लोगों की टीम है तो आपकी टीम का जितना उन 3 बंदों के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा जो फास्ट कर लेंगे काम, आपकी टीम का जितना किस पे डिपेंड करेगा, स्लो। आप उसके पीछे पड़ रहोगे कि तू जल्दी कर, तू जल्दी कर, तू जल्दी कर, क्योंकि तेरा जल्दी करना ही हमें जिता सकता है। ऐसी जो रिएक्शन की स्पीड है वो हर स्टेप पे नहीं डिपेंड करेगी, फास्ट स्टेप तो हो ही जाएगा। जब तक कौन सा स्टेप नहीं होगा तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तो जब भी रिएक्शन का जो रेट लॉ लिखा जाता है
वो किसको देख के लिखा जाता है? स्लो स्टेप को। तो स्लो स्टेप, अब स्लो स्टेप में आपको NO कितने दिख रहे हैं? तो आपने NO की पावर क्या डाल देनी है? 2। H2 कितने दिख रहे हैं? तो आपने H2 की पावर क्या दिखा देंगे? 1। और ऐसे केस स्टडी बना के दे देंगे विच इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का मतलब होता है कि स्लो स्टेप। अगर आपसे पूछ लेंगे विच इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो अगर स्टेप 1 स्लो स्टेप होगा तो आप बोलोगे स्टेप 1 इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अगर स्टेप 2 स्लो स्टेप होगा तो स्टेप 2 इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन समझ आया टॉपिक। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये था कि कोई भी रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में ना होके मल्टीपल स्टेप्स में होती है। मल्टीपल स्टेप्स में एक स्टेप स्लो रहता है, बाकी के स्टेप्स क्या रहते हैं? स्लो स्टेप में कौन से रिएक्टेंट आते हैं? जो रिएक्टेंट किस में प्रेजेंट होते हैं? रेट लॉ में। किस में प्रेजेंट होते हैं? जैसे ये मैकेनिज्म मैंने खुद लिखा है, तो मैंने कैसे खुद लिखा? मैंने सिर्फ इतना देखा कि रेट लॉ में 2 NO आ रहे थे तो मैंने स्लो स्टेप में 2 NO ले लिए। रेट लॉ में 1 H2 आ रहा था तो मैंने 1 H2 लिया, 2 नहीं लिए। मैंने कहा कि मैं स्लो स्टेप में सिर्फ उतने ही H2 ले सकती हूँ जितने मेरे रेट लॉ में आ रहे हैं। उसको देखकर मैंने अपने आप प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करी कि एक N2 निकाल लेती हूँ। N2 तो निकल भी रहा है, पर N2 के अलावा H2 और O2 बच रहा था। मैंने H2 और O2 एक बार बना लिया, जबकि वो मेरा मेन प्रोडक्ट था भी नहीं। अब अगर बाय चांस आपके स्लो स्टेप में लिखते लिखते कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया जो फाइनल प्रोडक्ट है भी नहीं, तो उसके लिए ट्रिक क्या है कि उसको रिएक्टेंट बना दो फास्ट स्टेप में, ताकि जब तुम दोनों को ऐड करो वो कट ही जाएगा। तो H2O2 ने दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन करके आपका मेन प्रोडक्ट बना दिया 2 वाटर। दोनों को ज्वाइन किया तो ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट कैंसिल हो गया, तो यही रिएक्शन बन गई। अगर कोई बंदा इतना टैलेंटेड नहीं है, या जिसको लगता है कि मैम अगर हमें रेट लॉ गिवन होगा हम उससे स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, तो अगर आपको अब भी ऐसा डर लग रहा है तो तब भी डरने की जरूरत नहीं है, तब भी ये टॉपिक छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आज मैं आपको इसके क्वेश्चन दिखाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि अदर वे राउंड होगा, कि आपको रेट लॉ लेके खुद मैकेनिज्म नहीं लिखना होगा, बल्कि मैकेनिज्म दिया होगा और इसको देख के आपने क्या लिखना होगा? रेट लॉ। फिर तो आप लिख सकते हो ना। रेट लॉ लिखने के लिए यश सिर्फ किसको देखना है? स्लो स्टेप विच अपन को कितने NO दिख रहे हैं? 2। तो अपन ने रेट लॉ विच NO दी पावर की रख लेनी है 2। H2 कितने दिख रहे हैं? तो H2 की पावर कितनी दिख लेनी है? 1। और वो बोलेंगे व्हाट इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, तो आपने कौन सा स्टेप बताना है? स्टेप 1। अब इसमें भी एक ट्रिक है, इतनी चीजें आसान तो हो नहीं सकती। कभी कभार जब आप रेट लॉ लिखने की कोशिश करोगे और आपको स्लो स्टेप दिया होगा, आप स्लो स्टेप में रिएक्टेंट देखोगे, आप लिख लोगे, क्योंकि मैंने ही आपको ये बोला है कि आपने स्लो स्टेप को देखना है, ना आपने फास्ट स्टेप को देखना है, ना आपने ओवरऑल रिएक्शन को देखना है। कभी कभार क्या प्रॉब्लम आएगी कि कोई रिएक्टेंट जो स्लो स्टेप में दे रखा होगा आप रेट लॉ में लिखोगे, बट वो रिएक्टेंट मेन रिएक्शन में नहीं होगा। मान लो मैं इस स्लो स्टेप में एक रिएक्टेंट ऐड कर दूं I नेगेटिव बाय चांस। अब I नेगेटिव मेन रिएक्शन में नहीं है ना। अब आप तो कहोगे कि मैम ने कहा था कि रेट लिखने के लिए कि आपको जो जो दिखे, आपको स्लो स्टेप में NO दिखेगा, आपने NO ले लिया, फाइन। आपको H2 दिखा, आपने H2 ले लिया, फाइन। बाय चांस कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिसमें कोई ऐसा रिएक्टेंट दिया होगा जो स्लो स्टेप में तो है बट वो मेन रिएक्शन में है ही नहीं। फिर क्या करोगे? अब आप, मैंने तो यही बोला है कि स्लो स्टेप में है तो आपको लेना है, बट आपने जब देखा कि मैंने ले तो लिया बट ये तो मेरा मेन रिएक्शन में नहीं है, तो फिर इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। अगले स्टेप में किसी ना किसी तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी कि इस I नेगेटिव को कैसे हटाया जाए। तो एक बार तो लेना पड़ेगा, बट अगर वो रिएक्टेंट जो स्लो स्टेप में है जिसकी वजह से आप उसको रेट लॉ में ले रहे हो बट वो मेन रिएक्शन में आपको नहीं दिख रहा, तो मैं आपको एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी करवाऊंगी कि उसको कैसे एलिमिनेट करें। अदरवाइज ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है? आपको मैकेनिज्म गिवन होगा, मैकेनिज्म में क्या गिवन होगा? स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। और आपको क्या लिखना होगा? रेट लॉ। रेट लॉ लिखने के लिए आप किसको देखोगे युवराज? स्लो स्टेप को के फास्ट स्टेप को? स्लो स्टेप को देख के रेट लॉ कैसे लिखोगे? रेट इज इक्वल टू के, उसमें जो पहला रिएक्टेंट दिख रहा होगा स्लो स्टेप में वो ले लोगे, जो दूसरा रिएक्टेंट दिख रहा होगा वो ले लोगे, हाथी है तो हाथी ले लोगे, घोड़ा है तो घोड़ा ले लोगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपको स्लो स्टेप में दिख रहा है आपने पहले तो वो सब कुछ ले लेना है, फिर उसको मैच करना है मेन रिएक्शन में, कि कहीं बाय चांस कोई ऐसा रिएक्टेंट तो नहीं आ गया जो स्लो स्टेप में है जिसकी वजह से वो आपने रेट लॉ में ले लिया है बट वो हमारा मेन रिएक्शन में नहीं है। एक आधा क्वेश्चन ऐसे करवाऊंगी तो दिखाऊंगी कि इसको कैसे एलिमिनेट करें।
ठीक है, टॉपिक की समरी समझ आ गई. What is mechanism? It gives us the detailed series of steps in which the reaction takes place, and usually while writing the mechanism, one step is, which is also known as RDS, that is rate determining step. Slow step कौन सा step होता है guys? मतलब वो क्या डिटरमिन करता है? रेट. यानी कि उसी को देख के क्या लिखा जाता है, और किसको नहीं देखना रेट लिखने के लिए? फास्ट स्टेप. तो थोड़ा सा लिखते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे तो अभी समझ आएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल टॉपिक ज्यादा है, थ्योरेटिकल कम है. सो गिव द हेडिंग ऑफ द टॉपिक मैकेनिज्म. गिव द हेडिंग मैकेनिज्म. A series of steps. मैकेनिज्म की डेफिनेशन लिखो. mechanism of reaction, a series of steps that are proposed in which reaction is taking place is called mechanism of reaction. For example, अगर reaction 2NO plus H2 gives N2 plus 2H2O है, बट इसका रेट लॉ NO की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, H2 की 1 पावर पे. तो इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म क्या होगा? हम प्रपोज कर रहे हैं, मतलब हमें पता नहीं है, वी आर जस्ट प्रपोजिंग कि जो स्टेप 1 है उसमें 2NO और एक ही H2 रहे होंगे और ये स्लो स्टेप होगा. और जो स्टेप 2 है उसमें बचे हुए रिएक्टेंट के साथ प्रोडक्ट बन रहे होंगे फास्ट स्टेप. सो दिस इज द एग्जांपल. हाँ, ये गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, ये भी बताया होगा कि स्लो स्टेप कौन सा है. मतलब जब हमें 2 स्टेप्स रेट, देखो अगर तो ये हमें लिखना है तो रेट लॉ गिवन होगा, अगर हमें स्टेप्स गिवन है तो हमें रेट निकालना होगा. मतलब एक चीज तो गिवन होगी, ज्यादातर चांसेस है स्टेप्स गिवन होंगे. तभी मैं आपको कह रही हूँ कि जिनको स्टेप्स लिखने मुश्किल लग रहे हैं वो डरो मत, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टेप्स गिवन होंगे, स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप, और उसको देख के हमें क्या लिखना होगा? रेट लॉ. क्या लिखना होगा? एक क्वेश्चन करेंगे तब समझ आएगा. न्यूमेरिकल फर्स्ट. So for the reaction 3ClO negative proposed mechanism is step 1
ClO negative plus ClO negative, slow. ClO2 negative plus Cl negative. Step 2, ClO2 negative, write the rate law. अब वो जो न्यूमेरिकल करा है वो करके देखोगे? हाँ जी, क्वेश्चन देखें। पहले तो बहुत सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। आपको एक रिएक्शन गिवन है, उसका मैकेनिज्म भी गिवन है। दो स्टेप गिवन है। स्टेप 1 के एरो पे स्लो लिखा हुआ है, स्टेप 2 के एरो पे फास्ट लिखा हुआ है। तो आपने रेट लॉ लिखना है। तो मैंने क्या बोला था कि रेट लॉ लिखने के लिए आपने डू वी हैव टू लुक एट द मेन रिएक्शन और वी हैव टू लुक एट द फास्ट और स्लो। वी हैव टू लुक एट द स्लो। अब स्लो में परम आपको कौन कौन से रिएक्टेंट दिख रहे हैं? ClO नेगेटिव एंड, तो रेट लॉ जब आप लिखोगे आपको ClO नेगेटिव 2 बार दिख रहे हैं, तो रेट लॉ में 2 बार ClO नेगेटिव आ जाएगा। मतलब 2 बार अलग अलग लिखने से अच्छा कंबाइन करके, यानी कि रेट ClO नेगेटिव की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 2, ना कि 3। तभी तो मैं कह रही हूँ कि स्टोइकियोमेट्री मैच क्यों नहीं होती, क्योंकि रेट मेन रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता, ना ही वो फास्ट स्टेप पे डिपेंड करता, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? स्लो। अब अगर स्लो में तुम्हें 2 ClO नेगेटिव दिख रहे हैं तो आपने 2 ClO, अगर इनमें और क्वेश्चन ऐड हो जाती व्हाट इज द ऑर्डर, तो ऑर्डर 2 होता, ना कि 3। अगर इसको मैं एक्सटेंड करना चाहूँ, मैं पूछूं ऑल्सो टेल मी द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है? द पावर गिवन इन द रेट लॉ। अब आपकी रेट लॉ में पावर ही कितनी आ रही है ध्रुव? 2, तो ऑर्डर 2 है। समझ आया कि पावर 2 क्यों है, 3 क्यों नहीं है? मयंक, आपको नहीं लग रहा कि अगर मेन रिएक्शन में 3 रिएक्टेंट हैं तो इसके रेट लॉ में 3 आने चाहिए थे, 2 क्यों आया? हाँ, बिकॉज हमने कौन सा स्टेप देखना होता है रिएक्शन का? स्लो स्टेप। जैसे हमारी टीम का जीतना चारों बंदे पे डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ किस बंदे पे डिपेंड कर रहा है? जो अपना काम क्या कर रहा है? स्लो। अगर वो ही काम नहीं करेगा तो फास्ट कर भी लेंगे, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अब ये तो क्वेश्चन था इजी, क्योंकि जब आपने रेट लॉ स्लो स्टेप को देख के लिखा मयंक, तो उसमें वही रिएक्टेंट आ रहा है जो रिएक्टेंट मेन रिएक्शन का है। मतलब रेट लॉ में कौन सा रिएक्टेंट आ रहा है युवराज? ClO नेगेटिव। और मेन रिएक्शन में भी कौन सा रिएक्टेंट है? ClO नेगेटिव। अब इसमें तो आपने कोई कुछ इंटरचेंज नहीं करना। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, जो वैसे प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस मैंने जो आपको देनी थी 7 प्रॉब्लम्स, उसका पहला क्वेश्चन ही है, बट वो आपसे होगा ही नहीं, इसलिए मैं ही करवा रही हूँ। तो एक जो मैं अगला क्वेश्चन करवा रही हूँ वो नोट करो। वैसे आइडियली दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस का फर्स्ट क्वेश्चन, बट ये आपसे होगा नहीं, तो एक बार मैं करवा देती हूँ। नाइट्रिक ऑक्साइड NO reacts with oxygen to produce nitrogen dioxide, 2NO plus O2 gives 2NO2. If the mechanism is NO plus O2
what is predicted अगेन अ क्वेश्चन, रिएक्शन भी गिवन है, मैकेनिज्म भी गिवन है, स्लो स्टेप भी गिवन है और फास्ट स्टेप भी गिवन है, और हमें क्या लिखना है, रेट लो। बिल्कुल मिलता जुलता पिछले जैसा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा अलग है। पहले क्वेश्चन लिख लो, देन आई मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। यानी समझ आ रहा है कुछ? क्या समझ आया आज मैंने क्या सिखाया है? रेट किसको देख के लिखते हैं? हाँ, अगर रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, तो स्पीड और रेट किस पे डिपेंड करेगा? क्यों फास्ट पे क्यों नहीं डिपेंड करेगा? रिएक्शन की स्पीड को फास्ट स्टेप पे नहीं डिपेंड करना चाहिए, स्लो पे करना चाहिए। आप अपना विचार बताइए। शेम ऑन यू, गुमराह क्यों कर रहे हो उसको? आप अपना बताओ, क्यों स्लो पे क्यों करना चाहिए? डोंट यू थिंक कि फास्ट पे डिपेंड करना चाहिए? रिएक्शन की स्पीड फास्ट कब होगी? जब वो फास्ट स्टेप पे डिपेंड करेगी कि स्लो स्टेप पे डिपेंड करेगी। यानी कि क्लास में ध्यान नहीं है। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि अगर 2 स्टेप हो रहे हैं, फास्ट स्टेप तो होके बैठ ही जाएगा। जब तक कौन सा स्टेप कंप्लीट नहीं होगा, रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ऑब्वियसली अगर तुम 2 लोग हो, एक अपना काम फास्ट कर रहा है और एक काम स्लो कर रहा है, तो तुम्हारा प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट नहीं होगा? जब तक ये स्लो वाला पर्सन, हाँ, यानी कि जो किसी भी रिएक्शन या किसी भी टीम की स्पीड होती है, इट कैन नॉट बी फास्टर देन दी स्लो पर्सन। नो स्पीड कैन बी फास्टर। कितनी अच्छी लाइन बोली है कि स्पीड कैन नॉट बी फास्टर देन दी स्लो। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आएगी, बट इसका मतलब है कि जो ओवरऑल स्पीड होती है वो स्लो से ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक स्लो वाली चीज ही कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो पूरी रिएक्शन कंप्लीट। चलो एनीवेज, अब जैनित मुझे अगर बता कि अगर तेरा रेट रिएक्शन का स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, तो इस रिएक्शन का रेट लो क्या होना चाहिए था? रेट इज इक्वल टू, प्लीज स्टॉप। आप स्लो स्टेप को देखोगे, आपको स्लो स्टेप में पहला रिएक्टेंट कौन दिख रहा है? तो आपने NO3 ले लिया और उसकी पावर 1 क्योंकि 1 ही है। और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा दिख रहा है? NO, तो आपने NO ले लिया। बट जब आपने देखा कि NO3 तो मेन रिएक्शन में ही नहीं है, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल कि आपकी रिएक्शन की स्पीड का जो रेट लॉ आ रहा है वो इन टर्म्स ऑफ ऐसा रिएक्टेंट आ रहा है जो रिएक्टेंट मेन रिएक्शन का पार्ट ही नहीं है। अब तुम कहोगे कि मैम आपने ही बोला था कि स्लो स्टेप में हाथी घोड़ा जो दिखेगा हमने वो लिखना है। अब हमें तो NO3 दिख रहा है, हम NO3 लिखेंगे, ट्रू। यहाँ तक कोई गलती नहीं करी आपने, बट यहाँ पर आपको NO3 को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि NO3 मेन रिएक्शन में ही नहीं है, ना रिएक्टेंट में ना प्रोडक्ट में। अब उसके लिए सारे ध्यान से देखो कैसे हटाएंगे NO3 को। कहते हैं ना, सवाल में ही जवाब होता है। NO3 को हटाने के लिए भी रिएक्शन में कुछ दे रखा है, ध्यान से देखो। ये NO3 जिसको आप हटाना चाहते हो, ये फास्ट स्टेप में आ रहा है और फास्ट स्टेप में रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है। जब भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। यानी कि अगर मैं फास्ट स्टेप में देखूं, क्योंकि वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में थी, हर बार नहीं होती, बट इस बार जो फास्ट स्टेप वाली रिएक्शन थी वो जानबूझ के इक्विलिब्रियम में दे रखी थी। और अगर आपने 11th में इक्विलिब्रियम नहीं भी करा तो एक चीज तो आपने सुनी होगी, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इससे ये फायदा हुआ, आप यहाँ पर NO3 की वैल्यू K की टर्म्स में लिख सकते हो। आपने क्या करना है, NO3 की वैल्यू K की टर्म्स में लिखकर यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। सॉरी, स्लो स्टेप में रेट कांस्टेंट K1 था। देखो मैं क्या कर रही हूँ, पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं करा मैंने। पिछला क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन था, आपने स्लो स्टेप में देखा 2 ClO3 नेगेटिव आ रहे थे, आपने 2 ClO3 नेगेटिव ले लिए। भले ही आपकी मेन रिएक्शन में 3 ClO3 नेगेटिव थे, बट ClO3 नेगेटिव तो थे ना, रिएक्टेंट तो सेम ही था। इस क्वेश्चन में थोड़ा अटपटा हुआ। क्या अटपटा हुआ जैनित, कि जब आपने स्लो स्टेप को देखकर रेट लॉ लिखना चाहा तो स्लो स्टेप में पहला रिएक्टेंट कौन आ रहा था? आपने NO3 ले लिया, रेट कांस्टेंट K1 लेना था, यहाँ K1 दे रखा है, और दूसरा रिएक्टेंट क्या ले लिया? NO। बट मैंने आपको पहली
वार्न कर दिया था कि कभी कभार क्या होता है कि रेट लॉ में कोई ऐसा सा रिएक्टेंट आ जाता है जो आपकी मेन रिएक्शन में ही नहीं है। अगर आप मेन रिएक्शन को थोड़ा सा फोकस करो, उसमें NO3 है नहीं, उसमें तो कौन है, NO, और दूसरा रिएक्टेंट कौन है। तो यहाँ पर आपकी ही ड्यूटी बनेगी कि आप क्वेश्चन को थोड़ा और एनालाइज करोगे कि क्या मैं किसी तरीके से NO3 एलिमिनेट कर सकता हूँ। और जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि सवाल में ही जवाब होता है, तो इस क्वेश्चन में कोई ना कोई तरीका दिया होगा NO3 को एलिमिनेट करने का। जैसे कि अगर आप फास्ट स्टेप को देखो, जिसको वैसे हमें देखना नहीं होता, बट वो फास्ट स्टेप में एक तो NO3 आ रहा है, और साथ में वो रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम वाली। और अगर इक्विलिब्रियम में ना होते फिर हम शायद कुछ ना कर पाते, लेकिन जैसे ही हमने देखा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाली है, तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं युवराज, इक्विलिब्रियम। और अगर तुमने इक्विलिब्रियम नहीं भी पढ़ा, बस इतना जान लो, प्रोडक्ट अपॉन, यहाँ प्रोडक्ट कौन दिख रहे हैं, NO3, रिएक्टेंट क्या दिख रहे हैं, NO एंड O2, तो यहाँ से NO3 की वैल्यू निकल आएगी। यहां से आप क्या कर सकते हो, अगर ये दोनों चीजें उस साइड ले जाओ, K इंटू NO इंटू O2, ये किसके बराबर आ जाएगा, NO3। और अगर आप NO3 एलिमिनेट करना चाहते हो तो इससे अच्छा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि आप क्या करो, ये जो NO3 की वैल्यू आई है K टाइम्स NO O2, ये NO3 की जगह आप लिख दो K इंटू K1, एक K भी कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है, अगर दो कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वो कांस्टेंट ही होगा, तो उसको एक नया कांस्टेंट K ले लो। NO दो बार आ गया और O2 एक बार। अब ये रेट लॉ बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें वही रिएक्टेंट आ रहे हैं जो हमारी मेन रिएक्शन के रिएक्टेंट है। समझ आया हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन, वी प्रोसीडेड फ्रॉम द स्लो स्टेप ओनली। हमने रेट लॉ लिखने, अब कोई बच्चा ना दूसरी क्लास में बोलता कि मैम आ तो वही रहा है कि NO की 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, O2 हम सीधा यहाँ से देख के लिख लेते कि जो मेन रिएक्शन है उसमें NO की पावर 2 दे रखी है, स्टोइकियोमेट्री O2। ये तो कोइंसिडेंस हो गया कि बाय चांस एंड में हमारा रेट लॉ वही आ गया कि NO की वो 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है, O2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है। बट अब सीधा रेट लॉ रिएक्शन को देख के नहीं लिख सकते, हमें शुरुआत तो स्लो स्टेप से ही करनी है। किससे करनी है, समझ आया ये क्वेश्चन, वी प्रोसीडेड फ्रॉम स्लो स्टेप फॉर राइटिंग द रेट लॉ, बट स्लो स्टेप में अंक क्या आ रहा था, NO3। स्लो स्टेप में क्या आ रहा था, बट उस NO3 में प्रॉब्लम क्या है कि वो NO3 हमारी मेन रिएक्शन में नहीं था, तो रेट लॉ लिखने के बाद हमने NO3 को एलिमिनेट करना था। NO3 को एलिमिनेट करने के लिए हमने देखा कि NO3 स्लो स्टेप में अलावा कौन से स्टेप में आ रहा है, और फास्ट स्टेप की क्या स्पेशलिटी है कि वो कौन सी रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम वाली, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट अपॉन, प्रोडक्ट में कौन आ रहा है, NO3, तो जो नीचे वाले रिएक्टेंट है वो दूसरी साइड ले जाओ, तो NO3 की वैल्यू क्या आ गई, K टाइम्स NO इंटू O2, जो हमने NO3 की जगह पुट कर दी, जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा रेट लॉ NO और O2 के टर्म्स में आ गया। अगर ये क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ आ रहे हैं तो छोड़ देना, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि ये 3 या 5 नंबर में आएंगे। इसीलिए जब SG वाले स्कूल का पेपर था तो मैंने तुम्हें करवाया भी नहीं था टॉपिक, और आया भी नहीं है क्वेश्चन। बट क्योंकि जब मैंने अब पूरी तैयारी करानी है तो मेरे को टॉपिक सिलेबस का कराना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैक्सिमम 2 नंबर में आ सकता है, आज तक 3 या 5 में तो नहीं आया, क्योंकि इतने मुश्किल क्वेश्चन कभी मैंने मैकेनिज्म पे आते हुए देखे नहीं है, बट कराना मेरा फर्ज है। तो समझ आ गया मैकेनिज्म वाला टॉपिक, ठीक है। एक सिंपल क्वेश्चन करवाया है मैंने, एक मुश्किल क्वेश्चन। अब आपको प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस में कितने क्वेश्चन है, 7। फर्स्ट तो मैंने करा ही दिया, बच कितने गए, विल यू ट्राई, ट्यूसडे चेक होने हैं क्योंकि कल छुट्टी है, मंडे टेस्ट है, तो बाय ट्यूसडे भी अगर तुम प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस ना करो तो फिर दैट विल नॉट बी अप्रिशिएबल। अभी हमारे पास टाइम है ना, नया टॉपिक शुरू कराने से पहले मैं क्वेश्चन और ही करा देती हूँ, 10 मिनट्स, फिर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लिखो, लिख लो फटाफट, लिखो फटाफट। यहाँ पे कुछ और था ना,
एक क्वेश्चन और मैकेनिज्म का करें या न्यू टॉपिक स्टार्ट करें? K1 और K जब दो कांस्टेंट थे, K1 मान ले 2 है और K मान ले 3 है, तो 2 3 जा 6। बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने कहा कि दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट कैपिटल K बना दे। ये टफ क्वेश्चन है, हर बार इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं ज्यादातर। और सिंपल क्वेश्चन क्या है, बस इस मैकेनिज्म की पूरी क्रक्स ऑफ द स्टोरी क्या निकली, क्या निकला इसका मेन जो सिट्टा है, पंजाबी में बोलते सिट्टा की निकलिया कहानी दा, कि आपको किसको देखना है ऑलवेज। हाँ, आपको किसको देखना है, स्लो स्टेप, और रेट किसको देख के लिखना है, स्लो स्टेप को। अगर उसमें वही रिएक्टेंट आ गए जो मेन रिएक्शन के हैं, फिर तो वही आंसर है। बाई चांस उसमें कोई ऐसा रिएक्टेंट आ गया जो मेन रिएक्शन में नहीं है, जैसा इसमें हुआ था, तो थोड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, बट दैट विल बी रेयर। बट मेन बात क्या है कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा स्टेप होता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज ऑलवेज द स्लो स्टेप। क्या यहाँ पे देख, NO3 को एलिमिनेट करना था, फास्ट स्टेप में हमने देखा NO3 आ रहा है, फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम वाला था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में NO3 था, तो हमने NO3 को एलिमिनेट करना था, तो हमने NO3 की वैल्यू निकाल ली, ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इसको उधर भेज दिया, जैसे मैथ्स करते हैं। तो हमारे पास NO3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ NO एंड, जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करी, एक तो NO3 हट गया, NO दो हो गए, O2 एक हो गया, दो कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन करके हमने नया कॉन्स्टेंट कर दिया। अब इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर दूं, व्हाट इज द ऑर्डर, तो 2 + 1। एक क्वेश्चन और कर ले मैकेनिज्म का, वी हैव टाइम ना। कंसीडर द सेवेंथ प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस की सेवेंथ प्रॉब्लम है। अब आपका होमवर्क और भी रिड्यूस हो गया। कंसीडर द, कौन बातें कर रहा है, वैसे तो आज क्लास में शांति है, क्योंकि देखो बच्चे कम आते हैं ना, तो सही लगता है। जैनी देखो, आज तो इतना अच्छा माहौल है पढ़ाई का। हाँ, आप लोग एक काम करो, आप मयंक से थोड़ा दूर रहो, आप मयंक से थोड़ा दूर रहो। बाई चांस किसी बच्चों को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो टेंशन नहीं लेनी, छोड़ दो, क्योंकि 1 या 2 नंबर में ही आएगा कुछ, बस फिर छोड़ दो। अगर आ रहा है समझ, फिर क्यों छोड़ना।
परम, जब तुम स्टार्टिंग में आए थे ना 130 वाले बैच में, तुम सारे सीरियस थे। अब पता नहीं तुम्हें क्या होता जा रहा है। जब से तुमने 4:30 वाला बैच ज्वाइन करा है, फिर कल को मार्क्स ही नहीं आएंगे। या तो बैच चेंज कर लो या आगे बैठना शुरू। बैठना तो चाहिए। फर्स्ट फर्स्ट आने के लिए ध्यान देना पड़ेगा। करें है मैं, थोड़ा मेरे को भी सुन लिया करो। आसपास है, क्या हो गया? एक दूसरे की बातों में इंटरेस्ट है। जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तो बहुत बदमाश है, इसे दूर आ कर। ये वही बच्चे जो खुद पढ़ के ना दूसरों के कमरों में फिर मैगजीन्स छोड़ जाते हैं कि तुम मत पढ़ो। हाँ, भैया नहीं, उसी कैटेगरी का ना। चलो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले जैनित से शुरू करते हैं। राइट द रेट लॉ, क्योंकि तेरे को अभी समझाया तभी पूछ रही हूँ। रेट लॉ लिखने के लिए किसको देखना है? स्लो में तेरे को क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले H2O2 कितने दिख रहे हैं? 1। हमारी मेन रिएक्शन में कितने हैं? 2, बट हमने स्लो को देखना है। स्लो में 1 है। और I नेगेटिव कितने हैं? अब इसमें भी I नेगेटिव स्लो स्टेप में आ रहा है, बट मेन रिएक्शन में नहीं है। बट I नेगेटिव को एलिमिनेट करने के लिए फास्ट स्टेप इक्विलिब्रियम वाला नहीं दिया हुआ, तो कई बार हमें ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में हमें रेट लॉ यही मानना पड़ेगा, क्योंकि आपको कि मैम इसमें भी तो I नेगेटिव आ रहा है जो कि हमारी मेन रिएक्शन में नहीं है। ट्रू, बट I नेगेटिव को एलिमिनेट करने के लिए फास्ट स्टेप ना इक्विलिब्रियम वाला है ना, कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं हम, तो आप यही छोड़ देना। कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ओके, डिटरमिन ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2, इसको देख के ऑर्डर बताओ। जेनिथ विद रिस्पेक्ट टू H2O2 1, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 1 क्यों आया? क्योंकि रेट लॉ में वो H2O2 की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है? 1। अगर 2 पावर पे डिपेंड कर रहा होता यहाँ पर तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 2 आता। अगर हमारे रेट लॉ में वो H2O2 की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 इज 1। आई होप सबको समझ आ गया ये। अच्छा, बी में क्या निकालनी है? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ईच स्टेप। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ स्टेप 1 कौन बताएगा? मॉलिक्यूलैरिटी कल टॉपिक करा था। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब था नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। स्टेप 1 में कितने मॉलिक्यूल कोलाइड होते नजर आ रहे हैं? 1 + 1 2। स्टेप 2 में कितने मॉलिक्यूल टकराते हुए नजर आ रहे हैं? 1 + 1। मॉलिक्यूलैरिटी को निकालने के लिए आपने रेट लॉ नहीं देखना, उन्हीं रिएक्शंस को देखना है। अगर उन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट दिख रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी इज 1। कल मैंने बताया था ना, मॉलिक्यूलैरिटी इज द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स। कल जो बच्चे आए थे कि मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 1, मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 2 और मॉलिक्यूलैरिटी कैन बी 3। और पता कैसे लगता है रिदम मॉलिक्यूलैरिटी के लिए? आपको रिएक्शन को ईच स्टेप की मॉलिक्यूलैरिटी निकालनी है, तो उन स्टेप में देखो कितने कितने रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड है। 2 इन्वॉल्व्ड है, तो स्टेप 1 की मॉलिक्यूलैरिटी भी कितनी हो गई? 2। स्टेप 2 की भी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी? 2। तो मॉलिक्यूलैरिटी भी निकाल ली। नमन, कैन यू टेल मी ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ओवरऑल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 तो निकाल लिया। ओवरऑल ऑर्डर निकालने के लिए क्या करते थे? सम ऑफ पावर्स, यानी कि H2O2 की पावर रेट लॉ में 1 है, दूसरे रिएक्टेंट I नेगेटिव की 1 है, तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया?
ये जब प्रैक्टिस करोगे तब याद आएगा। ओवरऑल ऑर्डर होता है सम ऑफ द पावर्स। कौन सी पावर? जो रेट लॉ में है। रेट लॉ में H2O2 की पावर कितनी दे रखी थी? 1। I नेगेटिव की पावर कितनी दे रखी थी? 1। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया? 1 + 1 2। लेकिन अगर ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2O2 ही पूछा है तो H2O2 का तो फिर 1 ही आएगा। आउट ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 जेनिथ, विच इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप किस स्टेप पे रेट डिटर्मिन करता है? तो स्लो स्टेप कौन सा है? स्टेप 1 या स्टेप 2? हाँ, तो स्टेप 1 विच इज द स्लो स्टेप, नहीं स्टेप 2 तो फास्ट है। किसने? शेम ऑन यू। स्टेप 1 ऐसी एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते हो तुम। तू चुप कर, मुझे पता है। उसने 1 बोल के फिर उसके कानों में जान जान के 2 2 2 बोलते रहते हो ताकि वो 2 बोल दे और फिर वो फंस जाता है ना। यही करते हो ना तुम। वो सही बोल रहा होगा, उसको जान जान के नहीं नहीं ये नहीं है, ये आंसर। तो ये तो मैंने कितनी बार बोल दिया कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होता है? स्लो स्टेप। आज का टॉपिक टफ था बट फिर भी हमने बहुत अच्छे से ट्राई किया। तो इसकी प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस 7 में से फर्स्ट भी मैंने करा दी और बच कितनी की? 2 3 4 5 6 5 जो कि ट्यूसडे चेक होंगी। कल ऑफ है बट परसों क्या है? टेस्ट। जिनको डाउट्स हुए वो कल क्लास लगा सकते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो हुआ था ना, लर्न्स इक्वेशन याद है? E0 सेल वाली। परम नोट्स भेज, उतने ही नोट्स भेज रखे हैं जितना टेस्ट है। जितने पार्ट का टेस्ट है ना उतने पार्ट के नोट्स भेज रखे हैं, दोबारा सेंड कर दो। और टेस्ट भी सिर्फ नोट्स में से ही है, बुक भी नहीं पढ़नी। मैम आपने पार्ट 2